मुंबई सपनों का शहर, समंदर की लहरों पर टिका एक ऐसा महानगर जहां हर दिन हजारों लोग किस्मत आजमाने आते हैं। लेकिन इसी शहर के सीने में दफन है एक ऐसी दास्तान जहां राजनीति और अपराध की सरहदें आपस में मिल गई थीं। ये गाथा है उन दो शख्सियतों की जिन्होंने दशकों तक मुंबई की धड़कन को अपने इशारों पर चलाया। एक तरफ बांद्रा की मातोश्री से दहाड़ता एक टाइगर बाला साहेब ठाकरे और दूसरी तरफ डोंगरी की तंग गलियों से निकला अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। कहानी की जड़ें 1970 के दशक की धूल भरी और पुरानी मुंबई में है। ये वह दौर था जब मुंबई के मिल मजदूर सड़कों पर थे और युवाओं के पास रोजगार नहीं था। डोंगरी के एक छोटे घर में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम कासकर कानून की किताबों से नहीं बल्कि मुंबई के रास्तों से सत्ता हासिल करना चाहता था। उसने तस्करी और सोने के खेल में हाथ डाला और यंग पार्टी बनाकर पुराने माफियाओं को चुनौती दी। ठीक इसी समय मुंबई के दूसरे कोने में एक कार्टूनिस्ट जो अब राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था, एक नई क्रांति ला रहा था। बाला साहेब ठाकरे ने देखा कि बाहरी लोग मुंबई के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना की नींव रखी। एक तरफ अपराध की दुनिया में दाऊद का रसूख बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ राजनीति में बाला साहेब की दहाड़ गूंज रही थी। दोनों का मकसद एक ही था, मुंबई पर मुकम्मल हुकूमत। 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि उसे डॉन कहा जाने लगा। वह दुबई शिफ्ट हो गया, लेकिन मुंबई आज भी उसके इशारों पर नाचती थी। लेकिन दाऊद की इस बढ़ती ताकत ने शिवसेना को चिंतित कर दिया। बाला साहेब ठाकरे ने सार्वजनिक मंचों से ललकारना शुरू किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर दाऊद के पास उसकी डी कंपनी है तो हिंदू समाज को डरने की जरूरत नहीं है। यहीं से जन्म हुआ अरुण गवली और अमर नाइक जैसे मराठी गैंग्स का। बाला साहेब ने इन गैंगस्टर्स को एक तरह से नैतिक ढाल के रूप में देखा और प्रसिद्ध बयान दिया, अगर वे दाऊद को अपना हीरो मानते हैं तो अरुण गवली हमारा डॉन है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार था जब धर्म और अपराध का ऐसा गठजोड़ खुलेआम राजनीति के मंच पर देखा गया। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा और 1993 की शुरुआत में मुंबई दंगों की आग में जल उठ। सड़कों पर खून था और आसमान में धुआं, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। दाऊद इब्राहिम, जिसे अब तक सिर्फ एक स्मगलर माना जाता था, रातों रात भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी बन गया। इन धमाकों के बाद बाला साहेब ठाकरे और दाऊद के बीच की किसी भी संभावित कूटनीतिक सीमा का अंत हो गया। शिवसेना ने दाऊद के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया। सामना अखबार के पन्ने दाऊद के खिलाफ आग उगलने लगी। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी अब वांछित ही माफिया डॉन सिक्का भी वांछित सूची में शामिल हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने बड़ा इनाम घोषित। मुंबई दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ भगवा झंडे थे और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का खौफनाक साया। 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी तो बाला साहेब रिमोट कंट्रोल बन गए। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स के जरिए दाऊद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना शुरू किया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा विवाद उठा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। नगर आयुक्त GR खैरनार ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि जब वे दाऊद की अवैध इमारतों को गिराने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें सत्ता के उच्चतम गलियारों से फोन आया। खैरनार का दावा था कि बाला साहेब ने दाऊद को शिव सैनिक जैसा बताया था। हालांकि इन आरोपों को शिवसेना ने सिरे से खारिज किया, लेकिन इस बात ने राजनीति और अंडरवर्ल्ड के बीच के उन गुप्त संवादों की ओर इशारा किया जो बंद कमरों में होते थे। सालों बाद कहानी में एक और नया मोड़ आया। साल 2005 में पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज जावेद मियांदाद, जिनका बेटा दाऊद की बेटी का शौहर था, अचानक मातोश्री पहुंच गए। जो बाला साहेब पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे और दाऊद को फांसी पर देखना चाहते, उनका दाऊद के समधी के साथ चाय पीना दुनिया को हजम नहीं हो रहा था। ये मुलाकात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि क्या दाऊद ने मियांदाद के जरिए मुंबई के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचाया था। आज समय का पहिया घूम चुका है। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे ने आखिरी सांस ली और मुंबई का एक युग समाप्त हो गया। उनकी विदाई में उमड़ी लाखों की भीड़ ने साबित किया कि वे शहर के निर्विवाद सम्राट थे। वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम आज भी कराची के किसी गुमनाम बंगले में दुनिया की नजरों से छिपकर जी रहा है। एक ऐसा डॉन जिसके पास दौलत तो बहुत है, लेकिन अपनी मिट्टी में लौटने की आजादी नहीं।